हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। आज हम एक नए सेगमेंट की शुरुआत करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम NCERT को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आज देखिए, हमने जिस क्लास का चयन किया है, कक्षा 6 से हम शुरुआत करेंगे। इसके अंतर्गत जो विषय हमने लिया है वो भूगोल है। इसके अंदर देखिए, जो पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी, द अर्थ इन द यूनिवर्स, इस चैप्टर को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं आज। लेकिन हम अपनी क्लास की शुरुआत करें उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप क्या करें, अभी की अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कुछ नया सीखने के लिए मिलता है, तो आप लोग क्या करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और वो इसका लाभ ले सके। तो देखिए, पहला चैप्टर की अगर हम बात करें जिसका कि नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, तो सब्जेक्ट कौन सा बताया मैंने आपको, ज्योग्राफी। तो सबसे पहले तो ज्योग्राफी क्या है इसको समझना होगा। तो देखिए, सब्जेक्ट के बारे में अगर बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है जियो प्लस ग्राफी। तो यहां पर देखिए, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है ज्योग्राफी। तो ज्यो का मतलब देखिए क्या होता है, इसको बोल सकते हैं भू। भू यानी कि भूमि हो गया, और भूमि यानी कि धरती या फिर पृथ्वी हो गई ये। और ग्राफी का क्या मतलब है, ये तो जियो का मतलब हो गया। उसके बाद ग्राफी का देखिए, ये भी ग्रीक भाषा का ही शब्द है, इसका मतलब होता है विवरण। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया, पृथ्वी का विवरण। ये ज्योग्राफी का मतलब निकला। चैप्टर के अंदर दिया गया है ज्योग्राफी का क्या मतलब है, ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब क्या निकला, पृथ्वी का विवरण। इसी प्रकार से देखिए, अगर जियो को मैट्री के साथ जोड़ दें तो क्या बन गया, ज्योमेट्री बन गया, यानी कि पृथ्वी का मापन। इस प्रकार से, इसी प्रकार से जियो के साथ ऑइड जोड़ दिया तो क्या बन गया, पृथ्वी के समान। अगर किसी चीज का जो आकार प्रकार है पृथ्वी के समान है तो उनके अध्ययन को क्या बोला जाएगा, जियोइड। इसके अलावा देखिए, अगर जियो के साथ लॉजी जुड़ गया तो इसका क्या मतलब हुआ, भूमि का या फिर पृथ्वी का अध्ययन। जैसे कि आपने अन्य नाम भी सुने होंगे, बायोलॉजी, जूलॉजी, तो वो सब क्या है, ग्रीक भाषा के शब्द है। इस प्रकार से इन शब्दों की उत्पत्ति हुई थी। तो ये देखिए, ये तो हो गया ज्योग्राफी का मतलब आपके सब्जेक्ट का। उसके बाद देखिए, यहां पर अगर हम अपने चैप्टर की शुरुआत करें सौर मंडल में पृथ्वी, तो यहां पर देखिए जो सौर मंडल है हमारा, उसके अलावा उसके पृथ्वी का भी यहां पर नाम लिया गया कि सौर मंडल में पृथ्वी। तो ये सब क्या है, आकाशीय पिंड है, खगोलीय पिंड है, और ये ब्रह्मांड के अंदर स्थित है। और ये देखिए, जो ब्रह्मांड है ये बहुत ज्यादा असीम है, बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर अगर इसके साइज की बात करें तो अनंत साइज है इसका, उसको हम नाप नहीं सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर को भली बातें समझने के लिए हमें जानना होगा कि इन सब चीजों की उत्पत्ति, यानी कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ, किस प्रकार से पृथ्वी बनी। अगर ये सब चीजें हम अच्छे से समझ लेंगे तो उसके बाद ये चैप्टर को पढ़ने में जो आपको क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आसानी होगी। तो देखिए, अनंत काल समय पहले की बात है, यानी कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उससे पहले का जो समय है उसकी हम गणना भी नहीं कर सकते। तो यहां पर उसी समय की क्या हो रही है, यहां पर बात हो रही है। तो देखिए, प्रारंभ में क्या था, ये ब्रह्मांड वगैरह कुछ नहीं था, सिंपल एक गोल इस प्रकार का पॉइंट था। और इसके अंदर क्या था, बहुत ज्यादा यहां पर गुरुत्वाकर्षण था, ग्रेविटेशनल जो फोर्स थी इस पॉइंट के ऊपर वो बहुत ज्यादा थी। इस पर क्या था, बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से देखिए जो क्या था, जो भी पदार्थ था उस समय काल में, तो वो क्या था, सारा का सारा जो पदार्थ था वो यहां पर इसी एक ही पॉइंट पर केंद्रित था। सभी पदार्थ गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या हो रहा था, इसी पॉइंट के ऊपर खिंचा चला आ रहा था। तो ये जो पॉइंट है इसको देखिए क्या नाम दिया गया, इसको सिंगुलरिटी कहा गया।
तो ये पॉइंट सिंगुलरिटी, यहां पर क्या हो रहा है, ये जो भी पदार्थ है सब आके यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये जो पॉइंट है यहां पर क्या है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत ही ज्यादा है। तो उसकी वजह से देखिए क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा था, पदार्थ आते गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसका जो घनत्व है वो भी बढ़ता गया, इसका घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ता गया और इसमें से क्या हुआ, असीम ऊर्जा यहां से निकलने लगी। ऊर्जा क्या हो रही है, यहां से निरंतर निकलती जा रही है। तो ऊर्जा निकलती जा रही है, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यहां पर इस पॉइंट के अंदर क्या होता है, एक बहुत ही भयंकर यहां पर विस्फोट हुआ। अब यहां पर क्या हो गया, विस्फोट हो गया। तो विस्फोट होने के बाद ये जो भी पदार्थ यहां पर सिंगुलरिटी पॉइंट पर इकट्ठा हो रहा था, ये सिंगुलरिटी पॉइंट यहां पर इकट्ठा हो रहा था, वो क्या हुआ, चारों दिशाओं के अंदर फैल गया। पहले तो देखिए वो इकट्ठा हो रहा था, विस्फोट के बाद क्या हुआ, वो चारों दिशाओं के अंदर फैल गया। और इसके बाद क्या हुआ, देखिए विस्फोट के बाद यहां पर धुएं के बड़े बड़े बादलों का निर्माण हुआ। बहुत ज्यादा बड़े बड़े आकार के क्या हुए, यहां पर बादलों का इस प्रकार से निर्माण प्रारंभ हो गया। और देखिए ये जो बादल थे, बड़े का मतलब ये है कि ये बहुत ही ज्यादा बड़े थे, कोई किलोमीटर में इनकी लंबाई नहीं, लाखों प्रकाश वर्ष के अंदर, ठीक है, लाखों प्रकाश वर्ष बड़े बादलों का ये आकार था इनका। देखिए सूर्य की जो किरण है उसको पृथ्वी तक, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर जो सूर्य का जो प्रकाश है वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है 1 सेकंड के अंदर इतनी। तो आप सोचिए कि 1 वर्ष के अंदर प्रकाश कितनी दूरी तय करता है। तो उतने बड़े आकार के इन बादलों का यहां पर निर्माण हुआ। तो ये जो बादल थे इनको देखिए क्या कहा गया, इनको कहा गया निहारिका। इन्हें ही क्या कहा गया, निहारिका कहा गया, या इनको ही क्या कहते हैं, नेबुला। तो इस प्रकार से ये बड़े बड़े बादलों का यहां पर निर्माण हुआ। और इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप देखिए क्या हुआ था कि 3 चीजों की यहां पर उत्पत्ति हुई थी। एक तो जैसे समय, माना जाता है कि जो समय की जो उत्पत्ति हुई थी वो इसी घटना के बाद में ही हुई थी। इसके बाद ही हम क्या करते हैं, समय को माप सकते हैं, इसी घटना के बाद। और दूसरा देखिए यहां पर क्या हुआ, तत्व का निर्माण प्रारंभ हुआ, ठीक है। ये जो अलग अलग तत्व जो भी है, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, या कोई भी गैस वगैरह है, इन सब का निर्माण इनसे होना प्रारंभ हुआ। इसके अलावा देखिए किसका निर्माण हुआ, स्पेस का। ये जो 2 ग्रहों के बीच की जो दूरी है, स्पेस बोलते हैं, अंतरिक्ष, उसका निर्माण हुआ। तो ये सब चीजों का निर्माण हुआ। ये तत्व डायरेक्टली नहीं बना था, इसमें क्या हुआ था, देखिए पहले मौलिक कणों का, यहां पर क्या हुआ था, जो मौलिक कण होते हैं ना, इनका यहां पर जन्म हुआ। मौलिक कण यानी कि कौन कौन से, देखिए न्यूट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, पॉजिट्रॉन है, ठीक है। इस प्रकार से इन कणों का यहां पर निर्माण हुआ था। ये कण जब आपस में मिले तो किसका निर्माण हुआ, यहां पर तत्व का निर्माण हुआ। तो देखिए सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर जो तत्व बना था सबसे पहले, तो वो कौन सा बना था, वो था हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का यहां पर सबसे ज्यादा निर्माण हुआ। तो जाहिर सी बात है ये जो बादल का निर्माण हुआ था विस्फोट के बाद, जिसको कि हम निहारिका या नेबुला बोल रहे हैं, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा मात्रा में तत्व था वो कौन सा था, हाइड्रोजन था। अब यहां पर ये पूरा बादल जो कि लाखों प्रकाश वर्ष आकार का है, उतना बड़े साइज का है, तो यहां पर ये हाइड्रोजन के देखिए जो अणु है ये मिलकर क्या कर रहे थे कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये मिलकर क्या कर रहे थे, हीलियम का यहां पर निर्माण कर रहे थे। तो देखिए ये जो हाइड्रोजन के यहां पर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये बराबर मात्रा के अंदर नहीं है बादल के अंदर। किसी भी बादल के अंदर किसी भी गैस का या जलवाष्प है उसका देखिए बराबर प्रकार से वितरण नहीं होगा, कहीं पर वो ज्यादा होंगे, कहीं पर कम होंगे। तो इसी प्रकार से क्या था, जो ये हाइड्रोजन थी इसका घनत्व कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। तो देखिए ज्यादा घनत्व जहां पर था तो वहां क्या किया, हाइड्रोजन ने एक गोल आकार के पिंडों का इस प्रकार से निर्माण किया, ठीक है। ये हाइड्रोजन का ही बना हुआ है। तो एक नहीं, यहां भी कई लाखों करोड़ों इस प्रकार के पिंडों का यहां पर निर्माण हुआ। और ये जो पिंड का निर्माण हुआ, इसके बाद इस पिंड के अंदर क्या हुआ, अभी अभी जो मैंने बताया है कि क्या किससे बना हुआ ये पिंड, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अणुओं ने मिलकर क्या किया, हीलियम का निर्माण किया। और हीलियम
ये जो हमने लिखा है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, हीलियम। इसको ही देखिए क्या बोलते हैं, इसको नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है ये, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि असीम ऊर्जा यहां पर रिलीज होती है। तो ये जो ऊर्जा की उत्पत्ति हुई यहां से, इसकी वजह से क्या हुआ, तारों का निर्माण हुआ। तारे क्या होते हैं, तारे ये होते हैं ऐसे खगोलीय पिंड जिसकी की खुद की ऊष्मा होती है और खुद का प्रकाश होता है। तो यहां पर देखिए तारों के अंदर इस प्रकार की ये रिएक्शन यहां पर हो रही है, हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है, असीम ऊर्जा का यहां पर निर्माण हो रहा है। इसकी वजह से, ऊर्जा की वजह से क्या है, उनका अपना प्रकाश भी है और उसके अलावा उनकी अपनी ऊष्मा भी है, ठीक है। जिस प्रकार से सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, तो सूर्य के अंदर भी ये अभिक्रिया चल रही है, उसी की वजह से क्या है, सूर्य हमें चमकता हुआ दिखाई देता है और उसका जो तापमान है वो भी देखिए काफी अधिक है। तो यहां तक आपने समझा, एक पॉइंट था सिंगुलरिटी, सभी पदार्थ उसके ऊपर केंद्रित थे क्योंकि उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, जो गुरुत्वाकर्षण था वो बहुत ज्यादा था। तो इस प्रकार से वहां पर क्या हुआ, घनत्व बढ़ा और ऊर्जा भी बढ़ी। बाद में उस पॉइंट के अंदर विस्फोट हुआ जिससे एक बड़े ये धुएं के बादलों का निर्माण हुआ और यहां पर क्या हुआ, मौलिक कणों का भी जन्म हुआ था। मौलिक कणों की वजह से देखिए हाइड्रोजन का निर्माण हुआ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर क्या किया, हीलियम का निर्माण किया और इसी से क्या हुआ, यहां पर तारों का जन्म होता है। तो आप समझ गए कि तारों का जन्म किस प्रकार से हुआ था यहां पर। तो तारा यानी कि हमने पढ़ लिया है एक टाइप से कि सूर्य जो है वो इस प्रकार से निर्मित हुआ था। सूर्य भी एक तारा है और इसी प्रकार से वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, ये निरंतर जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है ये चल रही है। तो यहां पर देखिए अब तक क्या हुआ कि जो ये निहारिका या नेबुला हमने अभी देखा, निहारिका का निर्माण यहां पर हो चुका है। उसके बाद देखिए ये जो बड़े बादल थे, मैंने आपको बताया इसको क्या कहा गया, इसको नेबुला कहा गया, नेबुला या फिर निहारिका। तो निहारिका के अंदर तारों का यहां पर जन्म हो गया। लाखों करोड़ों अरबों की संख्या जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते, उतनी मात्रा में यहां पर तारों का निर्माण हुआ। तारों का देखिए यहां पर क्या हुआ, निर्माण हो गया। तो तारों के क्या होने लगे, यहां पर ग्रुप बनने लगे। अब तारे भी यूं तो है नहीं कि बराबर पूरे इसमें समान रूप से पाए जाएंगे, कहीं पर ज्यादा होंगे कहीं पर कम। तो जहां पर देखिए जो ज्यादा तारे थे, तो ज्यादा तारों ने इकट्ठा होकर क्या किया, अलग अलग जैसे आकाश गंगाओं का निर्माण किया। आकाश गंगा क्या है, अनगिनत तारों का समूह है, इतने तारे जिनको कि आप गिन भी नहीं सकते। तो उन तारों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, आकाश गंगा। तो यहां पर इन्हीं निहारिकाओं के अंदर क्या हुआ, आकाश गंगा का यहां पर निर्माण हो गया। आकाश गंगा कोई एक या दो नहीं है, ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों की तादाद में है। तो यहां पर क्या हुआ, आकाश गंगा का यहां पर निर्माण हुआ। इस प्रकार से देखिए आकाश गंगा बन गई। रात को आप देखेंगे आसमान में तो क्या होता है कि आपको एक सफेद पट्टी इस प्रकार से दिखाई देती है जो कि क्या है, पूरी तरह से तारों की भरी हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कि क्या, दूध की नदी बह रही हो। तो इसी के ऊपर ही क्या नाम रख दिया गया, मिल्की वे। लेकिन मिल्की वे इस आकाश गंगा को नहीं कहते। मिल्की वे किसको कहते हैं, मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड में अनगिनत क्या है, आकाश गंगाएं हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो इन्हीं आकाश गंगाओं में यहां पर क्या है, हमारी एक आकाश गंगा स्थित है जिसको कि क्या बोलते हैं, मंदाकिनी। तो ये देखिए इस प्रकार से ये हमारी आकाश गंगा है मंदाकिनी। और इसी मंदाकिनी को क्या बोला जाता है, ये मंदाकिनी हो गई हमारी आकाश गंगा, इसी को ही बोलते हैं मिल्की वे। तो मिल्की वे क्या है तो आकाश गंगा, लेकिन वो हमारी आकाश गंगा है। हमारी मतलब कि जिसके ऊपर हमारा सौर मंडल या हमारी पृथ्वी स्थित है, तो उसको कौन सी आकाश गंगा है, वो मिल्की वे। तो देखिए ये जो आकाश गंगा हो गई यहाँ पर मिल्की वे। तो अलग अलग आकार प्रकार की आकाश गंगाएं होती हैं। अगर हमारी आकाश गंगा की बात करें तो ये भाई तस्तरी नुमा चपटी है, ठीक है, चपटी और तस्तरी नुमा है। इसकी तीन भुजाएं हैं, एक तो ये हो गई, दो, तीन। तो ये जो दूसरी भुजा है यहीं पर क्या है, सूर्य स्थित है यहाँ पर। उसके अलावा जो बाकी के ग्रह हो गए वो भी यहीं पर स्थित है, जो कि क्या कर रहे हैं, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं।
तो ये हो गई किसकी पोजीशन, सूर्य की, हमारी पृथ्वी की, उसके अलावा जो बचे हुए ग्रह हैं उनकी। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारा सौर परिवार है वो किसका हिस्सा है, मिल्की वे आकाशगंगा का। तो यहां पर देखिए ये हो गई आपकी क्या, आकाशगंगा हो गई, मिल्की वे आप समझ गए क्या है ये, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये तो बड़े बड़े तारों का समूह था, यानी कि बहुत ज्यादा अनगिनत तारों का समूह जिसको कि क्या कहा गया, आकाशगंगा। इसके अलावा देखिए एक और वर्ल्ड भी एक है आपकी चैप्टर में जिसको कि नक्षत्र मंडल या फिर तारा मंडल यहां पर कहा गया है। तो ये देखिए जो नेबुला थी, जो भी बताया था निहारिका, जिसके अंदर के आकाशगंगा का जन्म हुआ था, तो इसी के अंदर ही क्या है, कुछ कम संख्या में तारे जिनको कि गिना जा सकता है। तो उन तारों का जो समूह है, यानी कि कम तारों का जो समूह है, उनको क्या बोला जाता है, नक्षत्र मंडल कहा जाता है। नक्षत्र मंडल कम तारों का समूह है, और उनको देखिए काल्पनिक रेखा से अगर जोड़ा जाए ना, तो वो किसी क्या जानवर या फिर भाई कोई मनुष्य, पेड़ वगैरह इस प्रकार की किसी आकृति का निर्माण करती है। तो उन्हीं को क्या कहा गया, नक्षत्र मंडल या फिर तारा मंडल उसको कहा गया। तो देखिए आपने ये नाम सुना होगा जरूर से, सप्तऋषि तारामंडल। तो ये क्या है, सप्तऋषि जो तारामंडल है ये क्या है, 7 तारों का समूह है जिसको कि क्या कहा जाता है, सप्तऋषि तारामंडल। कितने तारे, 7 तारों का समूह है, उसके ऊपर ये कहा गया है। उसके अलावा देखिए नक्षत्र मंडल, एक और नक्षत्र मंडल बताता हूं, उससे ही एक और पॉइंट आपका यहां पर क्लियर होगा। मैंने आपको बताया कि जो ये तारा मंडल है या नक्षत्र मंडल है, ये क्या करते हैं, किसी प्रकार की आकृति का यहां पर निर्माण करते हैं। तो यहां पर आप देखिए, जैसे एक तारा ये है, तो आसमान में इस प्रकार की एक संरचना यहां पर बनी हुई है। ये सब तारे हैं और इनको क्या करना पड़ता है, देखिए काल्पनिक रेखा से जोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहां पर किसी आकृति का यहां पर निर्माण होता है, और उसी को ही क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल या तारा मंडल। तो आसमान में इस प्रकार के तारों का एक समूह है हमें दिखाई देता है। अब क्या करना होता है कि इनको देखिए काल्पनिक रेखा से इस प्रकार से जोड़कर देखा जाता है। जब इनको जोड़कर हम देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी जानवर की आकृति हो। अभी देखते हैं, देखिए तो ये आपने देखा अभी, तो इस प्रकार से एक आकृति बनती है आसमान में। तो ध्यान से देखने पर जो खगोल शास्त्री है उन्होंने पाया कि इसकी जो आकृति है, ये इस आकृति का तारों को जब मिलाते हैं काल्पनिक रेखाओं से, तो इस प्रकार की आकृति का यहां पर निर्माण होता है, जिसे कि क्या कहा गया, बिग बियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भालू के समान ही आकृति थी, तो क्या नाम दिया गया इसको, बिग बियर कहा गया, या फिर इसको अर्सा मेजर भी कहा गया। तो ये इसका नाम दे दिया यहां पर। तो यहां पर देखिए जो ये बिग बियर की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो यहां पर देखिए क्या है, ये जो आकृति है लास्ट की, जैसे इसकी जो पूंछ की आकृति है ना, यहां पर तारे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जो ये 7 तारे आप यहां पर देख रहे हैं, अगर इन 7 इसी स्ट्रक्चर को खाली लिया जाए, ये 7 जो तारे हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को ही सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। तो सप्तऋषि मंडल आप समझ गए किसका भाग है, सप्तऋषि मंडल अर्सा मेजर का भाग है या बिग बियर का भाग है। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको बिग डिपर भी कहा जाता है, बिग डिपर। तो ये क्या स्ट्रक्चर हो गई, बिग डिपर भी कह सकते हैं, या फिर यही क्या है आपका सप्तऋषि तारामंडल है यहां पर। तो ये सप्तऋषि तारामंडल हो गया। तो सप्तऋषि तारामंडल के ये जो 2 तारे हैं, ये 6 नंबर तारा और ये 7 नंबर तारा, अगर इन दोनों को आप मिलाकर इनकी सिधाई में ही देखते हैं लगभग इतनी ही दूरी पर, तो आपको क्या दिखेगा, यहां पर एक बहुत ही चमकदार एक तारा दिखाई देगा, जिसका की नाम क्या है, ध्रुव तारा। यही क्या है आपका, ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा आपने देख लिया। फिर उसके बाद देखिए इसकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए कि आपने सही ध्रुव तारे को ही पहचाना है, तो वो कैसे पता चलेगा, देखिए जो ध्रुव तारा है ना, वो भी ऐसी ही स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, बिग डिपर जैसी स्ट्रक्चर बनाता है 7 तारों के साथ इस प्रकार की। तो ये क्या है,
इसका मतलब ये ध्रुव तारा ही है। और ये जो आकृति बन रही है यहाँ ध्रुव तारे के साथ में, इसको क्या बोलते हैं, इसको लिटिल डिपर कहा जाता है। लिटिल डिपर हो गया, ये बिग डिपर हो गया। तो देखिए प्राचीन काल में क्या था, आजकल तो जैसे दिशाओं का ज्ञान करना काफी ज्यादा आसान है, हमारे पास एटलस है, कंपास है, मैप वगैरह है, इंटरनेट है, सब कुछ चीजें हैं, हम दिशाओं को आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन देखिए प्राचीन काल में क्या था, प्राचीन काल में 15वीं शताब्दी में आपको पता है कि भाई 1498 में जो वास्को डी गामा है वो भारत के अंदर आया। उसी समय काल में क्या था कि ये जो बड़े बड़े जहाज चलने लगे समुद्रों में, इनका आविष्कार होने लगा, जहाजों का आविष्कार होने लगा तेजी से। जब लोग समुद्रों में जाते थे तो उस समय के अंदर देखिए दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई डिवाइस वगैरह नहीं होती थी। तो वो क्या करते थे लोग, वो देखिए डेली क्या करते थे, रात होने पर आसमान की तरफ देखते थे, निरंतर क्या करते थे, वो तारों का निरीक्षण करते थे। तो उन्हें क्या प्रतीत होता था कि भाई एक तारा आज यहां देखा, कल देख रहे हैं तो आगे मिल रहा है, बाद में और कहीं मिल रहा है। तो ये सब विवरण वो लिख रहे थे अपना। तभी उनका ध्यान ऐसे तारे पर गया जो कि रोज उन्हें एक ही दिशा के अंदर दिखाई देता था। और वो कौन सा तारा था, ध्रुव तारा। और कौन सी दिशा में दिखाई देता था, वो उत्तर दिशा में। ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हैं हम, नॉर्थ पोल भी इसको, नॉर्थ पोल पर, नॉर्थ पोल स्टार भी इसको कहा जा सकता है। इस प्रकार से ये ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा में दिखाई देता है। और जो ध्रुव तारा था प्राचीन काल के लोग क्या करते थे, इससे दिशाओं का वो अनुमान लगाते थे। इससे एक दिशा तो देखिए उनकी फिक्स हो जाती थी कि ये उत्तर दिशा है। तो इस प्रकार से वो क्या करते थे, प्राचीन काल में लोग तारों से ही अपने दिशाओं की क्या करते थे, गणना करते थे। उनको पता लग जाता था कि किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस में नहीं जाना, कौन सी सही दिशा है, कौन सी गलत है। तो इस प्रकार से जो प्राचीन काल के जो हमारे लोग थे वो तारों से क्या करते थे, दिशाओं का वो ज्ञान लिया करते थे। तो आपने अभी अच्छी तरह से समझा कि ये ध्रुव तारा कहाँ है, किस प्रकार से आप इसको आसानी से खोज सकते हैं। तो ये बात हो गई किसकी, ध्रुव तारा के बारे में। तारामंडल आप समझ गए क्या है, सौर मंडल आप समझेंगे, अभी आपने उत्पत्ति उसकी समझ ली कि किस किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो देखिए अब शुरू करते हैं सौर मंडल। तो सौर मंडल की जो लोकेशन है वो आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि जो हमारी आकाश गंगा है जिसका की नाम है मिल्की वे यानी कि मंदाकिनी। तो यहां पर मंदाकिनी के ऊपर ही क्या है, ये स्थित है हमारा सौर मंडल। तो यहां पर देखिए अगर सौर मंडल की बात की जाए, सौर मंडल, तो सौर मंडल, तो देखिए यहां पर जो ये शब्द है सौर लिखा हुआ है, तो इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई देखिए। तो रोमन जो कहानियां हैं, रोमन कहानियां हैं, जैसे कि अपनी भारतीय कहानियां होगी, इसी प्रकार से रोमन कहानियां। तो रोमन कहानियों के अंदर से एक शब्द को लिया गया है जिसका कि क्या नाम है, सोल। सोल यानी कि सूर्य का देवता, सूर्य का देवता। तो इसी सोल से ही किस शब्द की उत्पत्ति हुई, ये सौर शब्द बना। सौर यानी कि सूर्य से संबंधित ही होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा भाई सौर पैनल, सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर बैटरी। इस प्रकार से सौर बैटरी यानी कि सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। तो सौर का मतलब क्या निकलता है, सूर्य। और जो सौर है इसका निर्माण किससे हुआ था, सोल शब्द से हुआ था। ठीक है, यानी कि सूर्य का देवता। हमारा जो सौर मंडल है उसकी अगर बात की जाए तो देखिए केंद्र में कौन है, सूर्य स्थित है। उसके अलावा हमारे जो ग्रह हो गए, 8 ग्रह, वो क्या करते हैं, सूर्य का निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। तो देखिए ये सूर्य हो गया, उसके अलावा जितने भी ये ग्रह हो गए, उसके बाद ये अन्य जो भी खगोलीय पिंड जो आप आकाश में देखते हैं, ठीक है, चंद्रमा है या पृथ्वी है, कोई भी नाम ले लीजिए, शनि, जुपिटर वगैरह, सब प्रकार के ग्रह। उसके अलावा देखिए उल्का पिंड हो गए, उल्का हो गए। तो ये सब क्या है, इन सब को मिलाकर ही क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड बोलते हैं। ठीक है, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड कोई पूछे आपसे क्या है, खगोलीय पिंड के अंदर क्या है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या जितने भी उल्का पिंड है, कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है आसमान के अंदर, वो सब क्या है, खगोलीय पिंड है। अब ये जो खगोलीय पिंड है ये देखिए 2 प्रकार के ये हो सकते हैं खगोलीय पिंड। तो एक तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि तारों का निर्माण हुआ था। तो एक तो क्या है खगोलीय पिंड, एक तो तारा हो गया, और उसके अलावा दूसरा क्या है, दूसरे को हम सीधा यानी कि पिंड ही बोल सकते हैं। ठीक है, खगोलीय पिंड कह दो या पिंड है, इसके अंदर कई चीजें आ जाएंगी, जैसे कि ग्रह हो गया, उल्का पिंड है, या कई इस प्रकार की चीजें हैं। तो तारा जो है, तारे के अंदर क्या होता है
कि इसका देखिए खुद की ऊष्मा होती है, ठीक है, इसके अंदर हीट होगी, खुद की ऊष्मा होगी, उसके अलावा क्या होगा, खुद का प्रकाश होगा, किसका, तारे का। तो सूर्य एक तारा है, क्यों तारा है, क्योंकि उसके पास खुद की ऊष्मा भी है और खुद का प्रकाश भी है। उसके अलावा देखिए अगर किसी ग्रह को आप ले लें जैसे कि पृथ्वी, तो क्या ये तारा है, ये बिल्कुल तारा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ना तो खुद की ऊष्मा है और ना ही खुद का प्रकाश है। ये केवल और केवल ये जो ग्रह हैं ये सब चमकते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि चंद्रमा जो है ये भी क्या है, चंद्रमा भी एक खगोलीय पिंड है, लेकिन एक तारा नहीं है। आप कहोगे कि रात्रि में जो चंद्रमा है वो चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये क्यों चमकता हुआ दिखाई देता है, सूर्य की वजह से ये चमकता हुआ दिखाई देता है। इसका खुद का कोई प्रकाश नहीं है, खुद की कोई ऊष्मा नहीं है। तो ये दो प्रकार के खगोलीय पिंड इस प्रकार से हो सकते हैं। तो देखिए जो सूर्य है तो वो क्या है, एक तारा है। पृथ्वी क्या है, केवल क्या है, ग्रह है, खगोलीय पिंड है जिसके पास खुद की ऊष्मा या फिर प्रकाश नहीं है। तो ये खगोलीय पिंड के दो प्रकार हो गए। तो अब देखते हैं हमारी सौर मंडल की स्थिति, कि सौर मंडल के अंदर देखिए कौन कौन से पार्ट हमारे जो है वो शामिल है, किन किन चीजों को हमने पढ़ना होता है सौर मंडल के अंदर। तो बार बार मैंने आपको बताया कि जो हमारा सौर मंडल है उसके केंद्र में क्या है, सबसे पहले तो सूर्य। तो ये हो गया सूर्य हमारा, ठीक है, सूर्य यानी कि सन। सूर्य जो है वो क्या है, एक तारा है, और तारा है इसलिए इसका क्या है, खुद की ऊष्मा है, खुद का प्रकाश है, ठीक है। ये अन्य ग्रहों को भी क्या करता है, प्रकाशित करता है और उनको भी ऊर्जा देने का काम करता है। तो ये सूर्य हो गया। तो सूर्य के बाद जो पहला ग्रह है हमारा, ठीक है, वो कौन सा है, इसका नाम है बुध। बुध यानी कि मरकरी। तो ये हो गया मरकरी। उसके बाद आप और आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक और ग्रह जिसका कि क्या नाम है, शुक्र। शुक्र या फिर इसको क्या बोलते हैं, विनस। ये हो गया विनस। उसके बाद और आगे बढ़े, उसके बाद है ये हमारा ग्रह यानी कि पृथ्वी, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, अर्थ। ये अर्थ हो गई, मरकरी, वीनस, अर्थ। ये है मंगल यानी कि मार्स। उसके बाद देखिए सूर्य, उसके बाद ये चार ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। उसके बाद में देखिए क्या है, यहां पर बहुत सारे चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े, जिनको कि हम किस नाम से जानते हैं, उल्का पिंड के नाम से जानते हैं, वो यहां पर स्थित है, ठीक है। बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े हैं, एस्टेरॉइड बोलते हैं इनको, ठीक है, एस्टेरॉइड यहां पर स्थित हैं। तो बहुत ज्यादा एस्टेरॉइड होने की वजह से ये जो चीज है इसको क्या नाम दे दिया गया, एस्टेरॉइड बेल्ट, यानी कि उल्का पिंड। ये बहुत सारे यहां पर उल्का पिंड है ये, ठीक है, एस्टेरॉइड्स हैं, एस्टेरॉइड की पेटी है, यहां पर बेल्ट है यानी कि एस्टेरॉइड की बहुत ज्यादा चट्टानों के टुकड़े हैं पूरे। देखिए सौर सिस्टम के अंदर ये जो सौर मंडल है, ये जो चट्टानों के टुकड़े हैं, ये जो एस्टेरॉइड है, ये कहीं पर भी पाए जा सकते हैं, ठीक है, यहां भी हो सकते हैं, यहां भी, कहीं भी हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन बात करें, देखिए 95% जो है एस्टेरॉइड लगभग वो यहीं पाए जाते हैं। इसलिए आपसे अगर पूछ लिया जाए कि एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो किन किन ग्रहों के बीच में स्थित है, तो एक तो हो गया क्या, मार्स यानी कि मंगल। अब देखते हैं दूसरी तरफ क्या है। तो मंगल के बाद देखिए एक बहुत बड़ा ग्रह है जिसका क्या नाम है, बृहस्पति। बृहस्पति यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, जुपिटर। ये जुपिटर हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक ग्रह जिसका क्या नाम है, शनि। शनि को हम क्या बोलते हैं, सैटर्न। सैटर्न हो गया। शनि की पहचान क्या है, इसके चारों तरफ ये रिंग्स पाए जाते हैं, 7 रिंग्स पाई जाती है। बृहस्पति जो है इसके चारों तरफ भी रिंग पाई जाती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा विजिबल नहीं है, पाई जाती है लेकिन हल्की पाई जाती है। लेकिन जो शनि है इसके ऊपर क्या है, अच्छी प्रकार से पाई जाती है, यानी कि उसको हम देख सकते हैं दूरबीन वगैरह की सहायता से। तो जुपिटर हो गया, शनि हो गया, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद है नेपच्यून, यानी कि ये है अरुण और ये है वरुण। तो ये हमारे ग्रहों की स्थिति हो गई।
सूर्य है, उसके बाद देखिए बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति और शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे ग्रहों की स्थिति है। सौर मंडल में क्या क्या चीज, अब देखिए एक तो सूर्य हो गया और उसके अलावा 4 यहां पर ग्रह भी स्थित है और ये क्या है, एस्ट्रॉइड बेल्ट है। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल में कौन कौन सी चीजें शामिल है, कौन कौन सी चीजें जो है सौर मंडल का भाग है, तो देखिए सूर्य हो गया, उसके अलावा ये 8 के 8 ग्रह हो गए, उसके बाद ये देखिए एस्ट्रॉइड बेल्ट यानी कि जो उल्का पिंड है ये भी सौर मंडल का ही भाग है, और उसके अलावा देखिए जो पृथ्वी है उसका क्या है, चंद्रमा, उसका सैटेलाइट है, ठीक है, उसका उपग्रह, तो ये भी सौर मंडल का भाग है। इन ग्रहों के भी क्या है, कई ग्रहों के उपग्रह हैं जो कि उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो सब चीज क्या है, सौर मंडल का ही भाग है। तो यहां पर देखिए कितने ग्रह आपको बताए गए हैं, 8 ग्रह यहां पर बताए गए हैं। लेकिन 2006 से पहले तक ग्रहों की जो संख्या थी वो 9 थी। 2006 में क्या हुआ था कि एक और ग्रह हुआ करता था वरुण के बाद, जिसको कि हम नेपच्यून कहते थे। तो नेपच्यून जो था, जिसको कि हम यम भी बोलते हैं, नेपच्यून था, उसको ग्रह की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद हमारे पास कितने ग्रह बच गए थे, 8 ग्रह यहां पर बच गए थे। तो देखिए इसको कैटेगरी से क्यों बाहर निकाल दिया गया, किसी भी एक आकाशीय पिंड को, खगोलीय पिंड को अगर ग्रह बनना है, अगर उसको हम ग्रह कहते हैं तो क्यों कहते हैं, कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि जिनकी वजह से उसको ग्रह कहा जाए। तो देखिए थोड़ा सा आप समझिए इस चीज को भी। तो देखिए किसी भी खगोलीय पिंड को अगर ग्रह कहलाना है तो उसमें कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई खगोलीय पिंड, देखिए उसकी क्या होनी चाहिए, एक तो निश्चित कक्षा होनी चाहिए, निश्चित कक्षा होनी चाहिए। देखिए ये जितने भी यहां पर ग्रह हैं ये सब क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ ये चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये चक्कर देखिए, जैसे कि ये सूर्य है और ये है बुध, सूर्य और मरकरी है ये, ठीक है, मरकरी, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो ये देखिए पूरी तरह से इस गोलाकार पथ में चक्कर नहीं लगाता है। ये किस प्रकार से चक्कर लगाता है, दीर्घवृत्ताकार टाइप में चक्कर लगाता है, ठीक है, यानी पूरी तरह से गोल नहीं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो बुध है, जो मरकरी है, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और ये देखिए जो चक्कर लगा रहा है, ये जो रास्ता है ये क्या है, एकदम फिक्स है कि मरकरी जब चक्कर लगाएगा तो इसी रास्ते के अंदर ही क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। उसका क्या होना चाहिए, निश्चित कक्षा होनी चाहिए। ये जो मार्ग है जिसके अंदर की ये मरकरी चक्कर लगा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, कक्षा या फिर ऑर्बिट कहा जाता है। तो ये एक निश्चित ऑर्बिट है, इसके अंदर चक्कर लगाना चाहिए। अगर कोई खगोलीय पिंड किसी निश्चित कक्षा के अंदर चक्कर लगाता है सूर्य के चारों तरफ, तो क्या कहलाएगा, ग्रह कहलाएगा। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा क्या है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, ये जैसे कि कोई भी ग्रह आप ले लो, उसके अंदर पर्याप्त क्या होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए, पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। अब पर्याप्त जब गुरुत्वाकर्षण होगा तो उसका क्या मतलब है, जैसे कि ये पृथ्वी है, इसके अंदर क्या है, पर्याप्त मात्रा में गुरुत्वाकर्षण है, तो उसकी वजह से पृथ्वी क्या करती है, जितना भी पदार्थ है, जितना भी अपना वातावरण को क्या है अपनी तरफ खींचकर वो क्या करती है, एक स्ट्रक्चर यानी कि गोल एक स्ट्रक्चर को वो मेंटेन करती है। तो ये किसकी वजह से होता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, यानी कि जो उसका आकार है वो गोल हो, उसके अंदर पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए, ये चीज होगी। और क्या है, उसकी कक्षा जो है, ऑर्बिट जो है वो निश्चित होना चाहिए। उसकी जो कक्षा है वो किसी और ग्रहों की कक्षा को नहीं काटनी चाहिए। जैसे सूर्य की चक्कर कौन लगा रहा है, मरकरी, उसकी ये कक्षा हो गई। उसके बाद ये देखिए वीनस है, ये वीनस भी क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, दोनों मरकरी और वीनस एक दूसरे की कक्षा को यहाँ पर काट नहीं रहे हैं, क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से क्या है, इनको ग्रहों की श्रेणी के अंदर रखा गया है। लेकिन देखिए जो प्लूटो था, प्लूटो क्या करता था, प्लूटो जो है वो वरुण की कक्षा को बार बार काट रहा था। जैसे कि ये सन हो गया और ये मान के चले कि और ग्रह है, और लास्ट में क्या है, यहाँ पर नेपच्यून है, ठीक है, नेपच्यून हो गया। उसके बाद में क्या था, प्लूटो, जिसे पहले के हम क्या मानते थे, ग्रह मानते थे। तो नेपच्यून इस प्रकार से इस कक्षा में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। लेकिन जो प्लूटो क्या करता था, प्लूटो यहां से इस प्रकार से नेपच्यून की कक्षा को यहां पर काट देता था, 2 बार काट देता था। देखिए एक बार यहां और एक बार यहां। तो इसी
को लेकर क्या हुआ कि जो प्लूटो है ना, इसको ग्रहों की जो श्रेणी है उससे बाहर कर दिया गया। और किसने बाहर किया? IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसके द्वारा ये बाहर कर दिया गया। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि क्या नाम है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसका क्या काम है? देखिए, ये यहाँ पर जितने भी यहाँ पर खोजें हो रही हैं खगोल शास्त्र के अंदर, जैसे कि कोई तारामंडल किसी ने खोज लिया है, तो ये क्या करते हैं, उसका जैसे नामकरण भी करते हैं और उनकी सूची को भी तैयार करते हैं। तो ग्रहों की सूची भी इस प्रकार से बनाई गई थी। तो इन्होंने क्या किया, जो प्लूटो था उसको इस सूची के से बाहर कर दिया था, तो ये काम किया गया। तो प्लूटो इस प्रकार से क्या हुआ, हमारा जो सौर मंडल है उससे बाहर हो गया। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, किसी एग्जाम में आया भी हुआ है कि निम्नलिखित में से सौर मंडल में कौन सी चीज शामिल नहीं है, तो यहां पर कई ऑप्शन आपको दे दिए गए। ठीक है, जैसे मंगल दे दिया, पृथ्वी दे दिया, एस्टेरॉइड दे दिया, और उसके अंदर एक ऑप्शन था नेपच्यून भी, ये प्लूटो भी था। तो अधिकांश लोगों ने क्या किया, प्लूटो पर टिक कर दिया कि सौर मंडल का भाग नहीं है, लेकिन ये गलत है। देखिए प्लूटो जो है वो क्या है, सौर मंडल का तो अब भी भाग ही है तो सौर मंडल के अंदर ही शामिल। तो इस प्रकार से प्लूटो क्या है, सौर मंडल के अंदर ही शामिल है, लेकिन क्या है कि अभी वो ग्रह नहीं है। ठीक है, ग्रह का दर्जा उससे छीन लिया गया, लेकिन सौर मंडल का भाग वो अब भी है। तो देखिए सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य के चमकने का और इन सब चीजों का कारण क्या है कि यहां पर देखिए जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या कर रहे हैं, हीलियम का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि क्या है, असीम ऊर्जा यहां से निकल रही है, जिसकी वजह से सूर्य चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो ये बात हो गई। उसके बाद देखिए अगर बात करें सूर्य के अंदर, अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें, तो यहां पर देखिए जो हाइड्रोजन है सर्वाधिक मात्रा में सूरज के अंदर क्या है, हाइड्रोजन ही है। अगर बात करें तो देखिए लगभग 70.4% के करीब यहां पर हाइड्रोजन है सूर्य के अंदर। उसके अलावा यहां पर और दूसरी चीज क्या है, हीलियम है। अगर उसकी हीलियम की बात करें तो 27.6% यहां पर हीलियम है। उसके अलावा कुछ अन्य गैसें जो छोटी मोटी यहां पर है वो केवल 2% है। तो सूरज इस प्रकार से मिलकर पूरा बना हुआ है। अगर देखिए सूर्य की एज की बात की जाए कि सूर्य की आयु कितनी हो गई, तो सूर्य की आयु कितनी हो गई है, लगभग 4.5 करोड़, 450 करोड़, इतने साल सूर्य की आयु हो चुकी है। अगर देखिए ये जब पूरी हीलियम, पूरा हाइड्रोजन जो कि सूर्य के अंदर स्थित है, पूरा हाइड्रोजन यानी कि जो 70.4 है, जब ये पूरी तरह से हीलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, सूर्य जो है उसका अंत हो जाएगा। तो ये क्या है, सूरज। सूर्य के बारे में आपने पढ़ा। आप देख सकते हैं कि पृथ्वी से अगर बात की जाए कि सूरज की दूरी कितनी है, तो पृथ्वी से जो सूर्य की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है यहां से पृथ्वी से सूर्य की दूरी। ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये सूर्य हो गया। उसके बाद देखिए अगले ग्रह को लेते हैं जिसका कि क्या नाम है, बुध, जिसको किस नाम से जानते हैं, मरकरी। तो देखिए बुध की अगर बात की जाए तो मरकरी के मामले में एक कॉमन सा क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नजदीकी है, सबसे नजदीक स्थित है, तो वो कौन है, मरकरी है, यानी कि बुध है। तो देखिए यहां पर कोई भी ग्रह है, मैंने आपको बताया कि ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा के अंदर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये बुध भी चक्कर लगाएगा। इसी प्रकार से सभी ग्रह क्या है, अलग अलग अपनी कक्षा है, वो सब क्या करते हैं, यहां पर चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों तरफ। तो यहां पर जो ग्रह हैं उनकी देखिए जो गतियां हैं कि जो उनका मोमेंट है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी को आप मान लीजिए, ये क्या है, हमारी अर्थ। तो अर्थ जो है वो देखिए खुद भी घूम रही है। ठीक है, अपने अक्ष पर वो खुद भी घूम रही है इस प्रकार से। ठीक है, तो अर्थ जो है वो खुद भी इस प्रकार से घूम रही है। जो ये मोमेंट है अर्थ का कि जो खुद घूम रही है उसको क्या बोलते हैं, घूर्णन। ये तो घूर्णन हो गया। उसके अलावा ये सूरज के जब चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण। इसको क्या कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा नजर डालते हैं कि किस ग्रह को
अपनी धुरी पर घूमने के अंदर कितना समय लगता है, उसके अलावा जो सूर्य की परिक्रमा करती है तो परिक्रमण काल उसका कितना है, यानी कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। देखिए जो घूर्णन काल है, यानी कि कोई ग्रह अपने अक्ष पर एक बार घूम जाता है तो वो क्या होता है, उस ग्रह का दिन कहलाता है। अब पृथ्वी जो है वो क्या करती है, देखिए 24 घंटे में एक बार वो क्या करती है, अपने अक्ष पर घूम लेती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में, यानी कि पृथ्वी का एक दिन कितने घंटे का हुआ, 24 घंटे का। उसके अलावा सूरज के चारों तरफ चक्कर कितनी देर में लगाती है, 365 दिन में, यानी कि 365 दिन क्या हुए, एक साल हुआ। बुध ग्रह यानी कि जो मरकरी है वो कितने टाइम में सूरज का पूरा परिक्रमण कर लेता है, यानी कि कितनी देर में चक्कर लगा लेता है, तो वो क्या कहलाएगा, बुध का साल कहलाएगा, ठीक है, ईयर बुध का। उसके अलावा बुध जो ग्रह है वो खुद के अक्ष पर कितनी देरी के अंदर एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो वो क्या होगा, बुध का एक दिन का समय होगा। तो देखिए अभी देखते हैं किस ग्रह को कितना टाइम लगता है अपने अपने अक्ष पर घूमने में, उसके अलावा सूरज की परिक्रमा करने में। उससे पहले एक चीज आप और समझ लें कि देखिए जो ग्रह शब्द है, ग्रह जिसको कि हम क्या बोलते हैं, प्लेनेट, तो ग्रह जो है प्लेनेट है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जो कि किससे बना हुआ है, प्लेनेट शब्द प्लेनेटाई, प्लेनेटाई से ये बना हुआ है। अब ग्रीक भाषा के अंदर जो प्लेनेटाई है इसका क्या मतलब है, परिभ्रमक, या फिर ऐसी चीज जो घूमती रहती है, घुमक्कड़, ठीक है, घुमक्कड़। तो प्लेनेट का क्या अर्थ निकला, परिभ्रमक या फिर घूमने वाला किसी। अब ये ग्रह जो है वो घूम ही रहे हैं सूरज के चारों तरफ, तो उसी से इसका नाम क्या पड़ा, इनको प्लेनेट कहा गया है। हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रह कहा जाता है। तो यहां पर देखिए जो ग्रह हैं उनका डिवाइडेशन भी किया गया है आपके चैप्टर में, कि ग्रह जो हैं वो देखिए दो भागों के अंदर बांट दिए गए हैं। ये जो सूरज से लेकर जो 4 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यानी कि एस्टेरॉइड बेल्ट से इधर वाले जो 4 ग्रह हैं इनको क्या कहा गया है, इनको इनर प्लेनेट कहा गया है, इनर प्लेनेट कहा गया है, यानी कि आंतरिक ग्रह। ये क्या है, 4 आंतरिक ग्रह हैं। उसके अलावा ये जो 4 ग्रह हो गए एस्टेरॉइड के बेल्ट के, जो बाद वाले जो 4 ग्रह हैं इनको क्या कहा गया है, आउटर ग्रह, आउटर प्लेनेट, आउटर प्लेनेट्स, यानी कि बाह्य ग्रह, ये हो गया। अब इनको डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि ये 4 अंदर की तरफ है, एस्टेरॉइड बेल्ट से अंदर की तरफ, इसलिए इनको आंतरिक ग्रह कहा गया है, और इनको ये बाहर है तो इनको बाह्य ग्रह कहा गया है। इनको डिवाइड करने का मकसद ये है कि ये जो 4 ग्रह आप यहां पर देख रहे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन चारों में क्या है समानता, कि इन चारों ग्रहों में ठोस धरातल पाया जाता है। यहां पर इनके अंदर क्या है, ठोस धरातल, यानी कि जैसे पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं तो ये क्या है, ठोस धरातल की बनी हुई है, जबकि ये जो 4 ग्रह हैं यहां पर, इनमें क्या है, ये पूरी तरह से गैसीय ग्रह हैं, ठीक है, यहां पर कोई धरातल नहीं पाया जाता, पूर्ण रूप से ये गैस के बने हुए हैं। इन चारों ग्रहों की जो देखिए मैंने क्या बताया, ठोस धरातल है, यानी कि हमारी पृथ्वी के प्रकार के ये ग्रह हैं वो, जहां पर कि ये धरातल पाया जाता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पार्थिव ग्रह भी इनको कहा जाता है, पार्थिव ग्रह, यानी कि पृथ्वी जैसा, पृथ्वी जैसा यानी कि पार्थिव ग्रह। और ये जो बाहर वाले ये जो 4 ग्रह हैं जिनको कि गैस से बने हुए हैं, जिनको कि बाह्य ग्रह कहा गया है, इनको क्या बोलते हैं, जोवियन, जोवियन प्लेनेट, यानी कि जोवियन ग्रह। इसका मतलब कि जुपिटर के समान, बृहस्पति के समान इनकी संरचना है, यानी कि गैसीय पिंड है, ये गैस के बने हुए हैं। यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो ग्रह हैं इनके पास खुद की कोई ऊष्मा नहीं है, ना ही खुद का कोई प्रकाश है। ये हमें चमकते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी से ये हमें चमकते हुए प्रतीत होते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं फटाफट से कि इनका जो प्रत्येक ग्रह का जो घूर्णन काल है और इनका जो है परिक्रमण काल है वो कितना कितना है। उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उम्मीद है काफी डिटेल से मैं आपको बता रहा हूं तो आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर देखिए पहला ग्रह हम सूरज के बारे में पढ़ चुके हैं, सन के बारे में। उसके बाद है
मरकरी। तो बुध ग्रह जो है देखिए, अगर इसके घूर्णन की बात करें, घूर्णन काल की बात करें, यानी कि अपने अक्ष पर घूमता है, बुध ग्रह ऐसे घूम रहा है तो इसको घूमने में कितना टाइम लगता है, तो वो लगता है देखिए 59 डेज। 59 डेज के अंदर ये अपना एक घूर्णन पूरा करता है। अगर बात करें परिक्रमण काल, सूरज के चारों तरफ ये कितनी देर में घूमता है, तो वो देखिए कितना है 88 दिन। 88 दिन के अंदर ये क्या करता है, सूरज का एक चक्कर पूरा लगा लेता है। अब पृथ्वी जो हमारी है, जो ग्रह है, वो रहने के लायक है। बुध ग्रह पर हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि देखिए सूर्य के ये काफी नजदीक है। ये जो सूरज के सामने जो हिस्सा रहेगा ना, इसका जो कि प्रकाश प्राप्त करता है बुध का, यहां पर तो जो तापमान है वो 450 डिग्री से भी ज्यादा चला जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ पर गर्मी, कोई चीज सरवाइव नहीं कर सकती। और जो हिस्सा सूरज से दूर है, यहां पर जो तापमान है वो माइनस में 170 से भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन की जो है संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए किसी प्रकार का कोई वातावरण भी नहीं है, जैसा कि पृथ्वी पर है कोई वातावरण नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर जो बुध है, इसका कोई सैटेलाइट भी नहीं है, यानी कि चंद्रमा भी नहीं है। अभी बताऊंगा आपको मैं सैटेलाइट क्या है, चंद्रमा क्या है। तो आपको ये याद रखना है कि बुध का इस प्रकार का कोई भी ना तो सैटेलाइट है, ना ही कोई वातावरण है वहां पर। उसके बाद देखिए दूसरा ग्रह लेते हैं शुक्र, जिसको क्या बोलते हैं, वीनस बोलते हैं। और देखिए ये देखने में या आकार प्रकार में ये सेम क्या है, पृथ्वी के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसको बोला जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। इसके अलावा देखिए शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी कहा जाता है। उसके अलावा ये बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देता है शुक्र ग्रह, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इसको सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। किसको, शुक्र ग्रह को। ठीक है, सुंदरता की देवी, सांझ का तारा, भोर का तारा, उसके अलावा पृथ्वी की जुड़वा बहन की इसको संज्ञा दी गई है। अब देखिए अगर इसकी बात करें तो ये जो शुक्र ग्रह है, ये सूर्य के चारों तरफ ये भी परिक्रमण कर रहा है, घूम रहा है सूर्य के चारों तरफ। ठीक है, दीर्घ वर्ताकार उसमें घूम रहा है क्लास के अंदर, ऑर्बिट के अंदर। तो इसको सूरज का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 255 दिन का ये समय लेता है। सूर्य का चक्कर पूरा कर दिया 255 दिन में। उसके अलावा जो शुक्र है वो खुद भी क्या कर रहा है, अपनी धुरी के ऊपर घूम रहा है। अगर बात करें इसके घूर्णन काल की, तो वो कितना समय है इसका, 243 दिन इसको लगते हैं, 243 डेज लगते हैं। यानी कि देखिए जो शुक्र ग्रह है उसका एक दिन, हमारी पृथ्वी का एक दिन यानी कि 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है। शुक्र ग्रह कितने दिन में घूम रहा है, 243 डेज के अंदर, 243 दिन में तो क्या कर रहा है, वो अपने अक्ष पर घूम रहा है। और 255 दिन में सूर्य का वो चक्कर लगा रहा है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सूरज का जो, शुक्र ग्रह का जो एक दिन है और उसका जो एक साल है वो क्या है, बराबर है। तो ये काम हो गया। उसके अलावा देखिए जो अगला है, उसके बाद देखिए, उसके बाद पृथ्वी के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। पृथ्वी को क्या कहा क्या कहेंगे, ब्लू प्लेनेट, क्योंकि जब आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देता है, पृथ्वी पूरी तरह से नीली दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी का जो ज्यादातर हिस्सा है वहां पर क्या है, पानी ही पानी है। ऊपर से देखने पर वो पानी कैसा प्रतीत होता है, नीले रंग का। तो इसको क्या बोल देते हैं, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। पृथ्वी के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि जो इसका घूर्णन काल है वो कितना है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है खुद के अक्ष पर। उसके अलावा 365 दिन में क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ ये चक्कर लगा देती है। उसके बाद देखिए जो अगला ग्रह है उसका नाम है मंगल ग्रह, जिसे कि हम किसके नाम से जानते हैं, मार्स के नाम से। तो मार्स जो ग्रह है, मंगल ग्रह, इसको देखिए क्या कहा जाता है, इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह के ऊपर क्या है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, उसकी वजह से क्या है, ये पूरी तरह से लाल दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लाल ग्रह भी कहा जाता है। उसके अलावा देखिए युद्ध का ग्रह भी इसको कहा जाता है, युद्ध का ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, लाल दिखाई देता है, उसकी वजह से दो नाम दिए गए हैं, लाल ग्रह और युद्ध का ग्रह भी कहा जाता है।
उसके अलावा देखिए अगर बात करेंगे तो इसके नाम हो गए कि किस किस नामों से जाना जाता है। उसके अलावा देखिए इसका जो परिक्रमण अगर बात करें कि सूर्य के चारों तरफ ये चक्कर कितने दिन में लगा देता है, तो 287 डेज के अंदर ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा देता है। और अगर देखिए खुद की बात करें कि खुद के अक्ष पर ये कितने दिनों में घूम लेता है, एक दिन यानी कि 24 घंटे में। ठीक है, पृथ्वी की जैसे 24 घंटे में चक्कर पूरा करती है, तो मार्स भी क्या करता है, 24 घंटे में अपना चक्कर ये पूरा कर देता है। तो ये हो गया किसके बारे में, मार्स के बारे में। मैंने नाम भी बता दिए आपको, क्या क्या इनको कहा जाता है, याद रखने सब इंपॉर्टेंट आते हैं। उसके बाद देखिए जुपिटर। जुपिटर क्या है, हमारे सौर मंडल का ये सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा है आकार के अंदर। इसका क्या नाम है, बृहस्पति, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जुपिटर भी कहा जाता है। तो जुपिटर का देखिए अगर बृहस्पति की बात करें तो इसको सूर्य का चक्कर लगाने में यानी कि परिक्रमण करने में कितना साल लगता है, 11 साल और 11 महीने का इसको समय लगता है सूरज के चारों तरफ परिक्रमण करने में, चक्कर काटने में। उसके अलावा अगर बात करें घूर्णन करने में इसको कितना समय लगता है, तो देखिए 9 घंटा 56 मिनट का ये समय लेता है अपनी दूरी पर घूमने के लिए। और अगर बात करें इसके जो सैटेलाइट है वो कितने हैं, सबसे ज्यादा इसके सैटेलाइट हैं 53 आपकी बुक्स में दिए गए हैं। वैसे देखिए करीबन 67 के करीब इसके क्या हैं, उपग्रह जुपिटर के होते हैं। ठीक है, इसके यानी कि चंद्रमा। उसके बाद देखिए अगर बात करें नेक्स्ट ग्रह की, तो वो है शनि, जिसको भी क्या बोल रहे हैं, सैटर्न के नाम से जाना जाता है। तो इसकी अगर बात करें तो इसका देखिए जो घूर्णन काल और जो समय काल है वो कितना है, सैटर्न जो है लगभग 29 साल 5 महीना, यानी कि आप कह सकते हैं कि मोटे मोटे अक्षरों में 30 साल में करीबन ये क्या करता है, सूरज के चारों तरफ ये चक्कर लगाता है शनि। ठीक है, उसके अलावा शनि के भी अगर उपग्रह हम देखें तो 53 के करीब इसके भी उपग्रह हैं। उसके बाद देखिए अगर अरुण की बात करें तो अरुण जो है ये देखिए इसके बारे में क्या खासियत है अरुण को, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, हरित ग्रह के नाम से जाना जाता है। यहां पर क्या है, मीथेन गैस की अधिकता है, ये गैस हरे रंग की होती है, उसकी वजह से क्या है, इसका जो रंग है वो हरा दिखाई देता है। बाकी सारे ग्रह तो देखिए अपने अक्ष पर इस प्रकार से सीधे हैं, लेकिन अगर बात करें अरुण की तो ये जो ग्रह है ये लगभग 90 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है, उसकी वजह से इसको लेटा हुआ ग्रह भी इसको कहा जाता है। तो ये देखिए 17 घंटे 14 मिनट में क्या करता है, अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। उसके बाद देखिए जो वरुण है ये 164 साल में सूरज का जो है पूरा चक्कर लगा लेता है। तो ये था इन ग्रहों का क्या क्या परिक्रमण काल है, क्या क्या इनका, ये था ग्रहों के बारे में। अब इसके बाद देखिए एक नई चीज है कि सैटेलाइट क्या है, उपग्रह क्या है। ग्रह तो आप समझ गए हैं, उपग्रह क्या है कि देखिए ऐसे खगोलीय पिंड जो कि क्या कर रहे हैं, किसी भी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको ही उपग्रह बोलते हैं। 2 प्रकार के ही हो सकते हैं उपग्रह, एक तो है प्राकृतिक, एक तो प्राकृतिक उपग्रह हो गए नेचुरल, और दूसरा क्या है कृत्रिम, मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल। तो जैसे एक प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा आपको पता है क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जैसे कि ये चंद्रमा है, ये क्या कर रहा है, इस प्रकार से हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको उपग्रह कहा जाएगा। तो ये क्या है, प्राकृतिक। उसके अलावा कृत्रिम उपग्रह यानी कि जो रॉकेट की मदद से क्या किए जाते हैं, पृथ्वी या फिर किसी अन्य ग्रहों की जो कक्षा है उसके अंदर भेज दिए जाते हैं। वो क्या करते हैं, उन ग्रहों का चक्कर लगाना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन वो किस प्रकार के हो गए, कृत्रिम उपग्रह हो गए। प्राकृतिक का क्या एग्जाम्पल है, चंद्रमा। अन्य जो ग्रह हैं उनके भी चंद्रमा होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में, उपग्रह। समझ गए आप क्या है उपग्रह, जो कि किसी भी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। तो यहां पर देखिए जो बृहस्पति है इसके जो उपग्रह हैं वो क्या है, सर्वाधिक है। पूछा जाए कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, तो बृहस्पति के हैं। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो शनि है इसका एक उपग्रह है जिसका कि क्या नाम है, टाइटन।
और यहां पर क्या मिला है, जीवन मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है यहां पर, ठीक है, टाइटन के ऊपर। जुपिटर के सबसे ज्यादा चंद्रमा है, उसके अलावा मार्स के भी देखिए जो 2 चंद्रमा है, फोबोस और डीमोस है ना, फोबोस और डीमोस, तो ये किसके हैं, ये इनके चंद्रमा है। जैसे मंगल का चंद्रमा हो गया, टाइटन शनि का चंद्रमा है, उसके अलावा बृहस्पति के अलग से चंद्रमा है। तो ये सब आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन फिर भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा देखिए एक अंतिम चीज जो कि किससे संबंधित है, ये जो आप देख रहे हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, यहां से संबंधित है। एस्टेरॉयड बेल्ट यानी कि क्षुद्र ग्रहों की जो पेटी है उससे संबंधित है। तो देखिए क्षुद्र ग्रह क्या है, ये चीज देखिए यहां पर जो बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्रहों की तरह ही सूरज के चारों तरफ वो क्या कर रहे हैं, यहां पर चक्कर लगा रहे हैं। तो यहां से कई बार क्या होता है कि कोई बड़ा सा चट्टान का टुकड़ा क्या करता है कि पृथ्वी के वातावरण में आ जाता है, ठीक है, पृथ्वी के क्षेत्र में आया और गुरुत्वाकर्षण बल से क्या हुआ, पृथ्वी की तरफ खिंचा हुआ चला आता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उल्का। जब क्षुद्र ग्रह पेटी से या एस्टेरॉयड बेल्ट से कोई ग्रह खिंचता हुआ कहां आ गया, पृथ्वी के वायुमंडल में आ गया, तो उसका क्या नाम हो गया, उल्का। और पृथ्वी के वायुमंडल में आने के बाद घर्षण से या फिर फ्रिक्शन फोर्स से क्या होता है, इसके अंदर आग लग जाती है, ठीक है, हवा की रगड़ से क्या हुआ, ये इसके अंदर आग लग गई इस पत्थर के टुकड़े में। तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको उल्काशम, ये उल्काशम हो गया। उसके बाद क्या होता है कि ये जो उल्का है, उल्काशम में पूरी तरह से जलकर रास्ते के अंदर ही खत्म हो जाता है। अगर ये खत्म नहीं होता है तो इसका जो टुकड़ा है वो पृथ्वी पर आकर गिर जाता है, जिसे कि क्या बोलते हैं, उल्का पिंड, उल्का पिंड। तो ये सब चीजें क्या है, अलग अलग है। उसके अलावा आपने एक और नाम सुना होगा, धूमकेतु, धूमकेतु या फिर कॉमेट्स। तो धूमकेतु क्या है, यही एस्टेरॉयड के टुकड़े, यहां पर देखिए ये ठंडा क्षेत्र ही आगे, तो जैसे कि यहां से कोई चट्टान का टुकड़ा जो कि जिसके ऊपर की बहुत ज्यादा गैस भी जमी हुई है, अनेक प्रकार की जैसे बर्फ भी जमी हुई है यहां पर, तो ये क्या करते हैं, ये आ जाते हैं सूरज के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। तो सूरज की तरफ जब ये आते हैं तो सूरज की तेज गर्मी से जो इनके ऊपर जली हुई गैस है, जो जमी हुई गैस है या जो बर्फ है, वो क्या होता है, वो जलनी प्रारंभ हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या है, ये चट्टान के ऊपर जो बर्फ और जो गैस है ये जलने लगती है। उसकी वजह से ये क्या है, आग की लपटों के रूप में ये दिखाई देता है, जिसे कि क्या बोल देते हैं, धूमकेतु। इसको धूमकेतु कह दिया जाता है, ठीक है। ये जो उल्काशम है जब ये जलना प्रारंभ हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं, टूटता तारा, ये टूटता तारा इसको कह देंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास। तो उम्मीद है आपको बेहतरीन ढंग से सब कुछ समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी।